चलिए भाई देखते हैं डेरिवेशन एक प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए सूत्र का निगमन ऐसे पूछा जाता है। प्रथम कोटि अभिक्रिया वेग समीकरण सूत्र का निगमन। द डेरिवेशन आपका है एक छोटा सा, लेट अस कंसीडर, माना कोई विक्रिया, इंग्लिश मीडियम आप इंग्लिश में लिख लीजिएगा, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है ये हिंदी में लिख दे रहा हूँ। माना कोई अभिक्रिया निम्नलिखित है। ओके, लेट अस कंसीडर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज ए गिव्स दैट प्रोडक्ट, कुछ भी हो सकता है। प्रारंभ में सांद्रता, इनिशियल वैल्यू आपके लिए जो बोली जाती है, इनिशियल कंसंट्रेशन, लेट अस कंसीडर दिस इज ए एंड तुरंत तो कोई चीज़ बनती नहीं है, सो दैट्स वाई द वैल्यू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज 0। आफ्टर टी टाइम, टी समय बाद सांद्रता, तो टी समय बाद सांद्रता की बात करेंगे, यहाँ से कुछ निकलेगा वहाँ पर कुछ बनेगा। Dissociation value is x, so the value of A is, this is A minus x, here comes x after t time। ये t टाइम की बात हो रही है कि t टाइम में आपका ऐसे आएगा। फिर हम लोग जानते हैं एक छोटा सा पॉइंट आपका, प्रथम कोटि विक्रिया के लिए वेग क्या होता है, since for the first order reaction rate of reaction is directly proportional to the concentration of A and the power is 1। ये बात आपको बताई गई थी कि कोई भी अभिक्रिया का जो वेग होता है प्रथम कोटि के लिए वो उसके एक अभिकारक पदार्थ की सांद्रता के समानुपाती होता है। सो 1 वैल्यू आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हो। रीज़न बिहाइंड दैट, द वैल्यू आपका प्रथम, ये आपका ऑर्डर कितना है रिएक्शन का, 1 है, तो आपने यहाँ पर 1 लिया हुआ है। ओके, अब चलिए क्या करना है, वैल्यू पुटअप करिए, dx upon dt after t time, this is a minus x, क्या आएगा यहाँ से, dx upon dt इक्वल टू k a माइनस एक्स, x वाले टर्म एक साथ कर लीजिएगा, dx अपॉन a माइनस एक्स इक्वल k dt, और फिर इसके बाद में आपको करना है इंटीग्रेशन ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड। देखें क्या आएगा अभी इसके बाद जब आप इंटीग्रेशन करेंगे, हिंदी में उसे कहते हैं समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड क्या आएगा बेटा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन a माइनस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू k dt, कुछ नहीं है तो 1 लेते हैं और जिसके सापेक्ष करते हैं वही आ जाता है। तो यहाँ से वैल्यू आपका आएगा, दिस इज माइनस लॉग a माइनस एक्स इक्वल k, टी के सापेक्ष हो रहा है तो के टी प्लस सी या फिर आई, एक आपका इंटीग्रेशन साइन आ जाता है। यहाँ से आप चाहो तो इसे एक इक्वेशन मान सकते हो। वैल्यू आपके लिए इफ़ t इक्वल 0 देन x इक्वल 0। हम मान ले रहे हैं कि अगर टाइम 0 हो गया है तो जो x है वो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये जो x आया है वो कहाँ से आया है, वो t समय बाद आया है। जब हमारा टाइम 0 है तो क्या x होगा, कभी नहीं होगा। तो इसलिए अगर t 0 है तो x क्या होगा, 0 होगा। सो पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन। यहाँ से आप c का मान निकालिए, क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। अब सीधे सीधे आपको c का मान मिलेगा यहाँ से, c इक्वल्स टू माइनस लॉग a, ये वैल्यू आपका आएगा और ये बेस e चलता है यहाँ पे। ओके, एग्जैक्टली ये जो वैल्यू आपकी c की आई है ना, उसे आपको उसी इक्वेशन में रखना है, जो भी आप इसे इक्वेशन बोल रहे हो। फर्स्ट मान लीजिए, इसको आप सेकंड मान लीजिए, इस वैल्यू को वहाँ पुटअप करिए, पुट द वैल्यू ऑफ c इन द इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या आएगा बेटा, वैल्यू पुटअप करिए, माइनस लॉग a माइनस एक्स इक्वल्स टू के टी प्लस सी है, वैल्यू रखेंगे माइनस लॉग a, ठीक है। लॉग वाले टर्म एक साइड कर लीजिए, क्या आएगा, माइनस लॉग a माइनस एक्स
प्लस log ई ए इक्वल के टी, और आप इसको सही से लिखेंगे आगे पीछे कर लीजिए तो ये आपका आ जाएगा के टी इक्वल्स टू log ए माइनस एक्स, बेस में ई चल रहा है, आप ए चलने दीजिएगा, के का वैल्यू लीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा ये एग्जैक्टली के इक्वल्स टू 1/t। और एक चीज़ हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि कोई भी वैल्यू, ये आपको फॉर्मूला पता होता है एग्जैक्टली, ये इधर लिख दे रहा हूँ फिर हटा दूंगा उसे, log m/n इक्वल्स टू क्या होता है log m माइनस log n। अब ये log m log n तो ये क्या हो जाएगा log m/n, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं एग्जैक्टली अगर आप देखो तो इसे हम लोग लिख सकते हैं log m/n दैट इज log a/a माइनस एक्स, लिखा जा सकता है इसको। चलिए यहाँ से आप k को एक साइड में रखिए और t को भेज दीजिए उधर, तो ये हो जाएगा 1/t log e a माइनस एक्स लाइक दिस, ये आपका वैल्यू आ जाएगा यहाँ से। ऑन चेंजिंग बेस परिवर्तन करने पर आपको यहाँ से डेरिवेशन करने के बाद जो फॉर्मूला आ रहा था, जो हमें चाहिए था, वो मिल जाएगा। ऑन चेंजिंग बेस वैल्यू, ऑन चेंजिंग बेस ऑफ लॉग, तो बेस वैल्यू चेंज कर रहे हैं, log e से log 10 में आएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि एक वैल्यू है उसका मल्टीप्लाई होता है 3.03, तो यहाँ से हमें मिलता है बेटा, ये देखिए अब log 10 आ गया, अभी log बेस में e चल रहा था, ये हमें एक फार्मूला मिल जाता है, एक इक्वेशन मिल जाती है। एग्जैक्टली यही इक्वेशन है आपकी जो आपको चाहिए होती है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग समीकरण होता है ये, ठीक है। तो ये इस तरीके से डेरिवेशन आता है करने के लिए, कुछ भी नहीं था अभी तक, बड़ा छोटा सा पॉइंट था। सबसे पहले कोई आपने एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मान लिया है, ए गिव्स द प्रोडक्ट, रिएक्टेंट आपका स्टार्टिंग में इनिशियल मोल उसका आपने लिया ए, तुरंत तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं, दैट्स वाई 0 है। फिर आपने टी टाइम बाद वहाँ से कुछ निकल रहा है तो मान रहा है कि x निकल रहा है, डिसोसिएशन वैल्यू इज x। फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो आपको पता है फॉर्मूला होता है एग्जैक्टली dx/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ A एंड द पावर इज 1। वहाँ से आपने टी टाइम बाद वैल्यू यूज़ किया, सब कुछ रखा, x वाले टर्म एक साथ में कर लिए, ये लिखा हुआ है dx/A माइनस एक्स, a माइनस एक्स वाले टर्म एक तरफ कर लिए, फिर जो कुछ भी आया आपने उसका इंटीग्रेशन करा लिया है। इंटीग्रेशन कराने के बाद जस्ट आपने कैलकुलेशन किया हुआ है, मैथ्स वाले स्टूडेंट तुरंत समझ गए होंगे, केवल आपने कैलकुलेशन किया है, यहाँ पर log m/m वाला फॉर्मूला यूज़ किया और चेंज किया है बेस वैल्यू, तो वहाँ से आपको एक रेट इक्वेशन मिल गई है, यही रेट इक्वेशन आपको चाहिए थी और ये हो गया आपका एक बेसिक फार्मूला। एक और छोटा सा पॉइंट है, जल्दी से उसे देखते हैं और चैप्टर को करते हैं फिनिश, ठीक है। आपका आता है ये जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसको आप हाफ लाइफ पीरियड से रिएक्ट कराइए, उसको हाफ लाइफ पीरियड में क्या रिलेशन होता है वो आप बताइए मुझे, ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन। तो चलिए उसे भी देख ले रहे हैं जल्दी से, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और जिन्होंने नोट करना है अभी साथ में ही, तो वीडियो को पॉज कर लेंगे, तो पॉज करके आप इसे नोट भी कर सकते हो, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपके सामने नोट थी, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ पीरियड एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ पीरियड एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि अभिक्रिया और हाफ लाइफ पीरियड मतलब अर्धायुकाल में क्या संबंध है, तो वो जल्दी से हम लोग देख ले रहे हैं, वो भी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। छोटा सा ही पॉइंट है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की आप बात करिएगा, अभी अभी देखा आपने 2.303 इंटू टी log A/A माइनस एक्स, ओके, ये है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला। अब यहीं पर आपको कहा जा रहा है कि हाफ लाइफ पीरियड, तो भाई पहले तो आपको ये जानना हाफ लाइफ पीरियड होता क्या है, अर्धायुकाल क्या होता है। अर्धायुकाल आपका होता है वो वाला टाइम जिसमें कोई भी कंपाउंड अपनी इनिशियल वैल्यू का एग्जैक्टली आधा हो जाता है, ठीक है ना, वो हाफ लाइफ पीरियड होता है। कोई भी ऐसा पदार्थ जो अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा बच रहा है जितने समय में, वो समय एग्जैक्टली आपका हो जाएगा उस कंपाउंड के लिए हाफ लाइफ पीरियड, उसका अर्धायुकाल। तो यहाँ पर हम लोग मान ले रहे हैं
माना टी जो है हमारा वो क्या है, टी हाफ है। टी हमारा क्या है, टी हाफ है। एग्जैक्टली अगर हमारा टी हाफ हो गया है टी, तो जो टी टाइम बाद शेष मात्रा मिल रही थी हमें a माइनस एक्स जो हमें मिल रहा था वो हमारा कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। a माइनस एक्स क्या था, रिमेनिंग वैल्यू था। तो रिमेनिंग वैल्यू की हम लोग बात कर रहे हैं कि a माइनस एक्स हमारा क्या है, रिमेनिंग वैल्यू है, और वो t टाइम बाद में क्या हो जा रहा है, जब आपका t हो गया है t हाफ, तो वो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। मैं आपको पहले ही बोला हाफ लाइफ पीरियड का, हाफ लाइफ पीरियड आपका एग्जैक्टली वो टाइम होता है जिसमें कोई कंपाउंड अपनी इनिशियल वैल्यू का हाफ हो जाता है। ओके, तो चलिए यही वैल्यू करनी है यहाँ पर पुटअप और आपको मिल जाएगा आपका आंसर, आपका रिलेशन। जल्दी से करते हैं फटाफट से कैलकुलेशन। देखो क्या आ रहा है भाई, के वैल्यू पुटअप करनी है केवल, और कुछ भी नहीं करना है। टी की जगह पर रख दो टी हाफ लॉग ए, वैसे ही रहने दो, a माइनस एक्स की जगह पर a/2 रख दो। ऊपर जाएगा क्या आएगा बताओ, इसको जल्दी से करके देखो। देखो क्या आ रहा है, 2.303 अपॉन में है टी हाफ, और ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा log 2a/a, a से a कर दो कैंसिल, बेस में चल रहा है 10, बेस में चल रहा है 10, तो ये log 2 की वैल्यू, अब 2 बच रहा है केवल, है ना, तो log 2 बचा है, तो आपको पता है log 2 का वैल्यू कितना होता है, जो log 2 का वैल्यू होता है वो वैल्यू पुटअप कर दो 0.3010, और इसको जल्दी से कर लो कैलकुलेशन। देखो आपको क्या मिलने वाला है, 0.693 अपॉन टी हाफ। ये आ गया आपका रिलेशन, यही रिलेशन होता है आपका हाफ लाइफ पीरियड में और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। बस आपको यही चाहिए था। और एक चीज़ आपसे मोस्टली पूछी जाती है कि भाई बताओ इसमें क्या है, तो इसमें ऐसा है कि जो हाफ लाइफ पीरियड होता है ना, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जो हाफ लाइफ पीरियड होता है वो कंपाउंड के जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं उनके इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता है। ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज नॉट depend on the concentration of the reactant molecule। अभिकारक पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है किसी भी प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल। तो ये सारी चीज़ें आपने आज पढ़ी इस चैप्टर से रिलेटेड, बहुत सारी चीज़ें। अब इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो आपको क्लास में अपडेट करते रहूँगा, वो चीज़ें आपको पढ़ने को मिलती रहेंगी। अभी आप इसे जस्ट रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लीजिए। थोड़ा सा जल्दी बोला है मैंने आज, तो आई विश कि आपको अगर कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप मेरे से पूछते रहेंगे, व्हाट्सअप कर सकते हैं या क्लास में पूछ सकते हैं, जैसे भी आपको ऑनलाइन ऑफलाइन पूछना है वो उस तरीके से आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू।